हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका अगले क्लास में भी पढ़े थे कुछ दूर तक। आज फिर से कोशिका पढ़ेंगे। तो कोशिका का पावर हाउस पर 20 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज आगे 21 से करेंगे। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से का काम रहता है कोशिका में ऊर्जा का बनाना। कितना ऊर्जा बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी ऊर्जा जनरेट करता है, बनाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को का ऊर्जा बनाता है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पन्न करता है। तो एटीपी दूसरा क्वेश्चन हमारा एटीपी उत्पादन से संबंधित कोशिका कौन सा है? एटीपी पढ़े थे अभी कि 38 एटीपी कौन बनाता है? तो कोशिका 38 एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका में एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कितना एटीपी करता है? तो 38 एटीपी करता है। आंसर नंबर ए सही होगा। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नाम क्या है? चिकनी या एसीआर है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नाम क्या है? तो सरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये क्या होता है? जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है इसका दो भाग होता है। एक होता है खुरदरी अंतःपृष्ठ जाने का, एक होता है चिकनी अंतःपृष्ठ जाने का। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपृष्ठ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी पर जो होता है एक होता है खुरदरी, एक होता है खुरदरी। खुरदरी और होता है चिकनी। चिकनी होता है मुलायम। अब मुलायम होता है, चिकनी जो होता है मुलायम होता है, खुरदरी होता है खुरदरा टाइप का होता है। चिकनी पर जो होता है वसा का संश्लेषण होता है। वसा भी बनता है कोशिका में। चिकनी वसा को छूते तेल लगाकर तो मुलायम जैसा लगता है भाई चिकनी। और खुरदरी जो है ये प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कितना एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है? तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसमें 10 हमारे शरीर में जनरेट हो जाता है, 10 हमें भोजन द्वारा लेना पड़ता है। तो चिकनी अंतःपृष्ठ जालिका पर वसा का संश्लेषण होता है, खुरदरी अंतःपृष्ठ जालिका पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो चिकनी तो क्वेश्चन में क्या था हमारा? हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसई का पूरा नाम क्या है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी आंसर दे दिया गया है। विषाक्त पदार्थों द्वारा विष मुक्त करने वाला कोशिका कौन सा है? तो आंसर बताइए। विषाक्त पदार्थों द्वारा विष मुक्त करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है। गोल्गी बॉडी भी नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही होगा। प्रोटीन और लिपिड में परिवहन और संशोधन पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन सा? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि राइबोसोम का दो भाग होता है, एक होता है खुरदरी, एक होता है चिकनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि प्रोटीन और लिपिड में परिवहन, मतलब प्रोटीन जो निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है तो
राइबोसोम के खुरदरी अंतःपरिवर्जनिका पर जो निर्माण होता है उसका जो संश्लेषण करता है, परिवहन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। इसका दो भाग होता है, एक खुरदरी, एक होता है स्मूथ। तो गोल्जी बॉडी का काम रहता है प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह तक, जहाँ पर कम ऊर्जा का कमी हो रहा है वहाँ पर पहुँचाना। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लाइसोसोम को कोशिका में क्या कहा जाता है, कोशिका का क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या पावर हाउस, तो पावर हाउस किसको कहते हैं, तो इसको पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आत्महत्या की थैली खराब कोशिका को बचाने में के लिए, या आत्महत्या थैली कोशिका को मरम्मत के लिए, कोशिका को तो मरम्मत नहीं करता है, लेकिन वो जो खराब कोशिका के भागों को बचाने में सहायक होता है। खराब कोशिका हो जाता है उसके भागों को बचाने में सहायक होता है। अगर कोई विषाणु वगैरह हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है तो वो कोशिका के पास पहुँचता है तो आत्महत्या करके बुलाता है इसको। यहाँ पर से कोशिका, इसमें यहाँ पर आत्महत्या की थैली, यहाँ पर लाइसोसोम है, कोशिका बुलाता है उसको, हाँ ये अपने फट जाता है, अपना भी मर जाता है और अगल बगल के भी कोशिका को मार देता है। अगर कहीं पर भी कोशिका लाइसोसोम फटता है तो वहाँ पर हल्का हल्का काला काला हो जाता है। कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संग्रहित रहता है? अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है एक होता है यहाँ पर, मान लेते हैं इसको एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, और इसको मान लेते हैं पादप कोशिका। जंतु कोशिका में जो होता है, इसमें जो होता है राजधानी बहुत छोटा होता है और इसमें थोड़ा राजधानी जो होता है बड़ा होता है, इसमें राजधानी बड़ा होता है। तो पादप में इसी को राजधानी भी कहते हैं, वैक्यूम और या रिक्तिका को राजधानी भी कहते हैं, इसी को राजधानी भी कहते हैं रिक्तिका को। तो पादप में होता है, राजधानी में संग्रहित होता है। अगर पूछेगा कि पादप में राजधानी बड़ा होता है जंतु में, तो पादप में राजधानी बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है पादप की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोल्जी बॉडी का काम रहता है कि ऊर्जा, जब अगर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के क्रम में पैर के पास ऊर्जा अधिक खर्च हो रहा है, तो वही कहता है कि दौड़ते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बोलने में भी ऊर्जा खपत हो रहा है। तो वही जहाँ पर ऊर्जा का कमी पड़ रहा है तो गोल्जी बॉडी का काम रहता है वहाँ पर ऊर्जा को पहुँचाना। अगर दौड़ रहे हैं तो पैर में ऊर्जा जैसे ही खत्म हुआ तो अगल बगल से लेकर ऊर्जा को पैर के पास पहुँचाता है। तो गोल्जी बॉडी का काम ये रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम रहता है ऊर्जा का निर्माण करना। लाइसोसोम का काम रहता है बाहरी आघातों से बचाता है। लाइसोसोम अपने आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड को ही लवक, इसको लवक भी कहते हैं, इसको जो है लवक भी कहते हैं, प्लास्टिड को लवक भी कहते हैं। या पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये लवक होता है, वर्मी लवक होता है, वर्मी लवक होता है। इसका दो भाग होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आगे पढ़ेंगे। प्लास्टिड की प्रमुख दो श्रेणियां कौन सी है? तो अभी बताएं इसका दो भाग होता है, कौन कौन? तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इसका दो भाग कौन कौन सा होता है? तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। शरीर की चोट और मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अगर हमारे शरीर में कहीं खट पड़ जाता है तो वहाँ पर जो कोशिका
अगर वहाँ पर चमड़ा बनता है फिर से, तो वहाँ पर कोशिका बन भी करता है। अगर जब कोशिका बनता है तो अगर कहीं कट पड़ गया तो वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका का कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। अगर यही जनन के टाइम में जो होता है कि कोशिका बनता है, अगर जनन के टाइम में जो कोशिका बनता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जनन के टाइम में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में समय अधिक लेता है और समसूत्री कोशिका विभाजन में समय कम लेता है। अगर क्वेश्चन में पूछे तो समय किसमें अधिक लगता है, तो समय अधिक लगता है अर्धसूत्री में और समय कम लगता है समसूत्री में। अगर हम लोग में शरीर में कहीं कट पड़ जाता है तो वहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, वहाँ पर मरम्मत करते हैं। अगर अत्यधिक कोशिका विभाजन हो जाता है, होने लगता है, तो वह कैंसर के रूप ले लेता है। अत्यधिक कोशिका विभाजन के कारण भी कैंसर होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही ना है। शरीर में चोट मरम्मत के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कोशिका में हरा वर्णक कौन सा है? कोशिका में हरा वर्णक कौन सा है? हरा वर्णक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल हरा वर्णक यही होता है, जो यही जो होता है पादप में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्लोरोफिल। रंगीन प्लास्टिक किसको कहते हैं? रंगीन प्लास्टिक जो होता है किसको कहते हैं? तो लिपोप्लास्ट कहते हैं, या फिर एपी को प्लास्टिक कहते हैं। तो प्लास्टिक को टाइम बताए थे, प्लास्टिक को का दो भाग होता है, क्रोमोप्लास्ट एक होता है लिपोप्लास्ट। तो रंगीन जो होता है, रंगीन भाग होता है, वर्णिल जो होता है, जो वर्णिल होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। जो वर्णिल होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा पौधे में स्टार्च और प्रोटीन तेल का संग्रह करता है? जो पौधे में स्टार्च और प्रोटीन तेल का संग्रह रखता है पौधे के अंदर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। पौधे में स्टार्च प्रोटीन को जो संग्रह रखता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल मिलते हैं दूसरा चैप्टर के साथ। अब कोशिका खत्म हो गया है।